participant and he is doing hedging only. But there are a lot of non-commercial participants. That's also known, and the percentage is known as to how many are non-commercial, how many are commercial. Why do we not have this in India? And why did the exchanges and CDX particularly did not act on what was happening, did not wake up, was not vigilant, and the situation came that we lost a tool for hedging and price discovery. थैंक यू वेरी मच सर। तो पहला हमारा सवाल है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उससे बचने के लिए ही फ्यूचर मार्केट का जन्म हुआ, कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। 1875 में कॉटन फ्यूचर का वायदा बाजार शुरू हुआ था। ये 1967 या 57 में फिर से बंद हुआ। अगेन इसका फ्यूचर का कॉन्सेप्ट 2003 में शुरू हुआ कि वॉलेटिलिटी से कैसे बचा जाए। अग्रवाल सर कह रहे थे कि अभी स्मूथली चल रहा है, पहले और ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी जब एनसीडीएक्स में था, तो अभी स्मूथली चल रहा है, लेकिन कब प्रॉब्लम हो जाए नोबडी नोज। कभी कभी इसके कई फैक्टर्स रहते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई अपने यहाँ का नहीं देखना रहता है, हमें ग्लोबल का भी डिमांड एंड सप्लाई देखना है, जियोपॉलिटिकल देखना है, कई फैक्टर्स होते हैं कीमत घटने बढ़ने का, जो कभी कभी बहुत शार्प मूवमेंट अप या डाउन हो जाता है, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। उससे बचने के लिए हेजिंग करना चाहिए लोगों को। सर का कहना है कि जैसे वहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं कितने स्पेकुलेटर्स हैं, कितने हेजर्स हैं, उस तरीके से हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई सुझाव आता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी डिस्क्लोज करने में कि कौन एक्चुअल हेजर्स है, कितने क्या हैं। तो सुझाव आए उस पर करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है फ्यूचर मार्केट में, लेकिन बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। 2003 में हमारा फ्यूचर मार्केट शुरू हुआ था, 2005-6 में तुअर, व्हीट, राइस ये सब बैन हो गया 2 ही साल में। यानी बच्चा जैसे ही चलने लायक हो गया उसको बोले कि बैठ जाओ, ढकेल दिया कहीं से गिर जाओ, तो वो बैन के बाद भी तुअर दूसरे ही साल बहुत ज़्यादा बढ़ा। उस टाइम 20-22 रुपये केजी रहता था, अभी 200 रुपये किलो तुअर चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर मार्केट की ही वजह से बढ़ता है प्राइस जो घटता बढ़ता है। फर्स्ट डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, और तीसरा वेदर कैसा है, क्या है, कब कैसा अनसर्टेनिटी आ जाए या जियोपॉलिटिकल कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि प्राइस बढ़ जाए। और डिलीवरी में जो भी आप बता रहे हैं कि अपोला का चाहिए, तो मुझे कोटा का मिल गया। इतना एक्चुअली जितना मान लिया अपोला में जो सेलर है वहाँ नहीं देना चाहता, लेने वाला मान लिया 1000 टन का है, लेने वाले 20,000 टन के खड़े हो गए, तो वहाँ से नहीं मिल सकता। इसलिए हाँ, तो वो फिर क्योंकि अपने हाथ में कई चीज़ नहीं रहता, जब वहाँ पे सेलर उतना नहीं रहेगा तो नहीं मिल पाएगा फिर। इसीलिए हम लोग अभी भी उसमें प्रेफरेंस डालते हैं, ये जो उसका या अगर नहीं रहेगा तो ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तभी दूसरी जगह से देते हैं, क्योंकि अपने हाथ में नहीं कि हम वहाँ का अकोला का ही दे दें या किसी पर्टिकुलर सेंटर का अगर ज़्यादा डिमांड आ गया तो वो नहीं दे सकते। तो सर का कहना है कि जो होना चाहिए अपना डिस्क्लोज करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, वो सब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बैन इज़ नॉट सोल्यूशन। 2008 में भी सोयाबीन बैन हो गया था, फिर से चालू हुआ, फिर उसके बाद भी प्राइस घटे बढ़े हैं कई बार। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ कि हमारे जो स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ लगा दिया कि बाहर से जो इंपोर्ट होगा इतना टैरिफ लगेगा। इंपोर्ट उनका कम हुआ, अमेरिका में काफ़ी 2018 में स्टील और एल्युमिनियम का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा फिर चाइना ने क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा दिया, फिर वहाँ से अमेरिका से आया नहीं चाइना, तो वो बहुत सस्ता हो गया। तो दोनों केस में उन्हें परेशानी बढ़ी। अगर बहुत सस्ता हो गया तो भी दिक्कत आई, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ता हो गया, फिर वो प्रॉब्लम आया। फिर इनका स्टील और एल्युमिनियम का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो प्रॉब्लम आया। तो इसलिए प्राइस कब किस वजह से घट बढ़ जाए नोबडी नोज, इसलिए हेजिंग बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और किसान के लिए देखिए सबसे ज़रूरी है कि बिजाई से पहले ही डिसीजन ले सकता है कि हमें ये बिजाई करना है कि नहीं। मान लिया वो देख सकता है बिजाई करने से पहले 5-6 महीना आगे का अगर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है एक्सचेंज पे, तो देख सकता है कि ये रेट हमारे लिए सुटेबल है या इससे बेहतर दूसरी क्रॉप में मिल जाएगा, जो सब्स्टिट्यूट क्रॉप है वो उगा सकता है। तो किसान 3-4 महीना 5 महीना पहले रेट देख के डिसीजन ले सकता है। उसी तरीके से सारे व्यापारी देख सकते हैं कि नए सीजन का फसल का अभी का क्या रेट है। ऐसे प्राइस कह पाना एक हफ्ता 10 दिन आगे का बता पाना मुश्किल रहता है, और 4-5 महीना आगे का तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
बहुत से लोग पंडित ज्ञानी समझते हैं अपने मार्केट में कि मैं जो कहूँगा वही होगा, अराइवल में सस्ता रहता है, लीन पीरियड में महंगा रहता है, लेकिन हमेशा वो सिचुएशन नहीं रहती है, कई बार बदलती देखा है। कॉटन के केस में मैं बताऊं आपको तो अभी 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया था 21 में, तो काफ़ी अभी नीचे आ गया, जबकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, प्रोडक्शन घटा ही है थोड़ा बहुत या उतना ही है, फिर भी प्राइस घट गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूसरे कंट्री में जो हमारा ब्राज़ील है या यूएस है, दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो इस वजह से अपने यहाँ इम्पैक्ट पड़ा। ये सब फैक्टर्स हैं। जी सर, आपकी सब बातों से सहमत हूँ मैं एकदम। फंडामेंटली मैंने शुरू ऐसे किया था कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होना चाहिए, आपने ये हेजिंग होना चाहिए और आपने अभी हेज कर दिया। आपने इसका जवाब नहीं दिया कि एक्सचेंजेस ने क्या किया ये CFTC वाला ये काम यहाँ करवाने के लिए। डिड यू एवर अप्रोच सेबी? डिड NCDEX अप्रोच सेबी? We made a suggestion to SEBI not once, 10 times. We brought all these things to the notice of SEBI. हमने सब SEBI को नोटिस बनाया, साहब ये हो रहा है, ऐसे करिए वैसे करिए। Why did the exchange become so arrogant? And I'm saying it with some authority that exchange did become arrogant. And arrogance does not help. I'm saying from the premise that there should be futures trading, but the futures trading should be done in a proper manner. We are saying it should be for oil. I'm saying it should be done tomorrow because we import 60% of oil, and the people who work in the oil trade have lost their shirt, many of them. So I think the exchanges are all equally responsible for not